पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में हमने कई सारी चीजें बदलते देखा। 2019 में दो अलग विचारधारा वाली पार्टियां साथ में आई, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी। तो वहीं 2022 आते आते शिवसेना के भीतर दो गुट होते हुए नजर आए। इस सब के बीच एक शख्स जो हमेशा से केंद्र बिंदु में रहा है वो है संजय राउत। वो हमारे साथ एक्सक्लूसिवली एनडीटीवी पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर एनडीटीवी से बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, 15 फरवरी 2022 को हमें एक मैसेज आता है, शिवसेना भवन में संजय राउत की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम सब उधर पहुंचते हैं। आप कहते हैं कि आपको जानकारी मिली है कि 3 राज्य जिसमें महाराष्ट्र भी है उसकी सरकार को गिराने की कोशिश चल रही है, आपको इससे दूर रहने कहा गया है। लेकिन आपने ये भी कहा कि मैं दूर नहीं रहूंगा, मेरी तैयारी है जेल में रहने की, कोई जेल मुझे 2 साल से ज़्यादा अंदर नहीं रख सकता है। आगे जाकर सरकार भी गिरती है, आप भी जेल में जाते हैं, 100 से ज़्यादा दिनों तक आप जेल में बिताते हैं। यही हमारी डेमोक्रेसी आज है। महाराष्ट्र में एक सरकार बनी, कुछ लोगों को ये प्रक्रिया अच्छी नहीं लगी और फिर वहाँ एक खेल शुरू होता है। 2 साल तक, 2.5 साल तक हर कोशिश की जाती है, दर दिन कोशिश की जाती है, धमकियाँ दी जाती है, जांच एजेंसी का मिसयूज किया जाता है। ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, ये झारखंड में भी चल रहा है बहुत महीनों से। पश्चिम बंगाल में भी ये हो गया। मैं 2-3 राज्य और मैंने तो इस बारे में जो मेरा अनुभव रहा, मेरे बारे में जो दबाव रहा, उस बारे में मैंने तुरंत राज्यसभा के चेयरमैन और उपराष्ट्रपति उस वक्त के वेंकैया नायडू को तुरंत एक लेटर लिखा, खत लिखा और कहा कि ये मेरे बारे में हो रहा है और मुझे धमकाया जा रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार, अगर महाराष्ट्र की सरकार के आप समर्थन में खड़े रहे और अगर सरकार गिरने जा रही है तो सरकार की साथ खड़े रहे तो आपको उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन मैंने कहा कि मैं पार्टी के साथ रहूँगा। बाद में सरकार हमारी गिर गई, हमारे 40 लोग तोड़े गए। क्यों और कैसे सबको मालूम है, यही खेल है एजेंसीज का। अगर मैं सरेंडर हो जाता तो मैं जेल नहीं जाता, या मैं चुप बैठता तो मैं जेल नहीं जाता, लेकिन मुझे जेल में भेजा गया। वापस भी भेज सकते हैं, ऐसा नहीं कि सब रुका है। लेकिन देश में, हर राज्य में इस प्रकार से अगर काम होता रहा तो देश टूट जाएगा, लोग भी टूट जाएंगे। आज देखो, डर के मारे उद्योग, छोटे छोटे उद्योगपति, व्यापारी देश छोड़कर जा रहे हैं। ये सच है और ये देश के लिए अच्छा नहीं है। एक जगह, एक साइड पे प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे विश्व में घूम रहे हैं, देश की छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, भाजपा वाले उनका मार्केटिंग कर रहे हैं। अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन इतनी भारी मात्रा में लोग देश छोड़कर क्यों जा रहे हैं, ये भी सोचने की बात है। हमारे देश में रहने के लिए लोगों के मन में डर क्यों पैदा हो रहा है? क्या कानून एक तरफा काम कर रहा है? इस देश में कानून है, संविधान है। जैसे कि प्रधानमंत्री का एक बयान मुझे अच्छा लगा, जेल में था और मैं पढ़ रहा था कि कोई भी हो भ्रष्टाचारी छूट नहीं जाएगा। अच्छी बात है, लेकिन क्या ये भाषा, ये वक्तव्य मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का सिर्फ जो अपने राजकीय विरोधक है उनके लिए है और कोई नहीं देश में? इनके लिए भी ये कानून सख्त हो जाए। जो हमारे जैसे लोग हैं, जो पत्रकार है, संपादक है, एडिटर भी है, सालों सालों से हम पत्रकारिता में है, लिखने वाले हैं, बोलने वालों से डर क्यों है? अब हमें जेल में क्यों डाल रहे हो? ये स्थिति सुधारनी चाहिए, चाहे सरकार किसकी भी हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार और किसी की है इसलिए हमको तकलीफ दे रही है। इमरजेंसी में ये हुआ था और हमने उसको भी विरोध किया था। और आप तो सरकार में जो लोग बैठे हैं वो तो इमरजेंसी के खिलाफ लड़कर सरकार सत्ता में आए हैं ना, तो आपको ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। आपने पूरे इस चीज़ के बारे में बताया कि किस तरह से चीज़ें हुई हैं। सर, आप अपने जजमेंट को किस तरह से देखते हैं? एक तो निचली कोर्ट से जल्दी बेल मिलती नहीं है ऐसे मामलों में, और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वहाँ पर किया गया, इलीगल अरेस्ट,
विच हंट, पिक एंड चूज, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, न्यायालय का निर्णय चाहे मेरे खिलाफ भी होता तो भी मैं सम्मान करता। इस देश में न्याय यंत्रणा, न्याय व्यवस्था को एक आदर, रिस्पेक्ट देना चाहिए। अगर न्याय व्यवस्था ही दबाव में काम करे तो इस देश में न्याय मर जाएगा, सत्य मर जाएगा। बहुत से लोग जेल में सड़े पड़े हैं। मैं देख रहा था जेल में 100 दिन जेल में रहना ये कोई अच्छी बात नहीं है। एक एक घंटा होता है वो 100 दिन का होता है वहाँ। 1 घंटा रहना भी 100 दिन के बराबर होता है। 15-15 दिन तक हमने सूरज की किरणें नहीं देखी है। अच्छा। क्योंकि हम अंडा सेल में थे, इसलिए मैं बीमार भी थोड़ा हो गया कि अगर आपको ये नहीं होता है, सूरज की किरणें नहीं मिलती तो अपने बॉडी में बहुत से बदलाव होते हैं। ऐसी बहुत चीज़ें, लेकिन मैं उसका कैपिटलाइज नहीं करना चाहता हूँ पॉलिटिकली। हमारे नसीब में था, जेल में रहना था, किसी की इच्छा थी, हम रह गए। अंडा सेल में रखा गया था सुरक्षा कारणों से कि किन वजह से अंडा सेल में? देखिए, कारण तो सुरक्षा होता है, लेकिन एकांतवास में रखा जाता है आपको। लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन न हो, आपको यातना हो ज़्यादा से ज़्यादा, आप घुटने पर आए, बहुत सी बातें होती है। सुरक्षा का कारण तो दिया जाता है, लेकिन एक व्यक्ति को 15 दिन तक सूरज की किरण अगर आप नहीं की तो उनकी तबीयत में बहुत बदलाव हो जाते हैं प्रकृति पे उसका। बहुत सी चीज़ें होती है जेल में जिसको आपके बॉडी, आपका शरीर एक्सेप्ट नहीं करता। हमको भी ये भुगतना पड़ा और हमने भोगा है। वजन कम हुआ है आपका पहले से? 10 किलो तक का मेरा वजन कम हो गया है। 10 किलो? हाँ, मैं देख नहीं सकता हूँ, क्योंकि एक तो रात या दिन जो फ्लड लाइट्स में रहना पड़ता है, सोना पड़ता है, लाइट बंद नहीं होती वहाँ फ्लड लाइट्स, तो उसका परिणाम मेरे आँख पर हो गया है दोनों। मैं देख नहीं सकता हूँ। मुझे पढ़ने में बहुत तकलीफ है, दिखने में तकलीफ है, मुझे सुनने में भी तकलीफ हो रही है, अभी मुझे बात करने में भी तकलीफ है। अभी मैं तो ठीक है, मुझे यातना देनी थी, मैंने वो कर ली है। मैं बहुत, और आपकी मेमोरी लॉस्ट हो जाती है अंदर। सर, महाविकास आघाड़ी में आप तीसरे नेता थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्री रह चुके अनिल देशमुख हो, नवाब मलिक हो और फिर संजय राउत, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों को भी वहीं पर रखा गया था। क्या आपने किसी से मुलाकात की? नहीं, मेरी मुलाकात किसी से नहीं होती, क्योंकि बोला ना, मुझे बहुत ही एकांतवास में हमें रखा जाता है। और नवाब मलिक तो मुझे लगता है इलाज चल रहा। हाँ, जब से मैं अंदर गया तो वो मेडिकल चेकअप के लिए बाहर ही थे। मेरी उनसे मुलाकात या मैं उनको देखा भी नहीं। अनिल देशमुख 1-2 बार मुझे मिले, जब मैं वकील से मिलने जाता था अंदर, तो मुझे 1-2 बार उनकी मुलाकात हो गई, लेकिन उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा। हाँ, वो तो मेरे से उम्र में ज़्यादा बड़े हैं, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। बात ऐसी है कि चार्जशीट हो गई है लोगों के ऊपर, ऐसे आपने पकड़ लिया, पॉलिटिकल अरेस्ट है ये। मैं तो अपने आप को वॉर प्रिजनर कहता हूँ। वॉर प्रिजनर? हम सब लोग वॉर प्रिजनर है। वॉर किसके खिलाफ? उनको लगता है कि सरकार के खिलाफ वॉर कर रहे हैं। मैं तो नहीं मानता, उनको ऐसा लगता है कि हमारे खिलाफ बोलते हैं, लिखते हैं, आंदोलन करते हैं, हमारे खिलाफ सरकारें बनाते हैं। ये इतनी बड़ी पार्टी या इतने बड़े नेताओं ने ये सोच से बाहर आना चाहिए। आपके पास इतना भारी बहुमत है, वो टूट नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे? हम तो हमारी बात रखने की कोशिश करेंगे। एक सरकार महाराष्ट्र में बननी थी, बन गई, लेकिन ये बदले की भावना से जो लोकतंत्र में काम होता है ये ठीक नहीं है। बदले की भावना ये भूल जाना चाहिए। मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, उनके लोग हैं, ये बड़े नेता है, उनके पास भारी बहुमत है, तो ये उनको ये बात अच्छी नहीं है, इनके लिए ये बात देश के लिए अच्छी नहीं है। बिल्कुल। सर, जिस दिन आपको जमानत मिली और आप बाहर आए, बड़े पैमाने पर भीड़ हमने देखा। आपको अपने घर पहुंचने में कई घंटे लग गए। कई जगहों पर हमने देखा, एक तरीके से शो ऑफ स्ट्रेंथ उसे माने या क्या माने, तो एक तरीके से अब तो शिवसेना के 2 गुट हो चुके हैं। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे में, ठाकरे परिवार के बाद क्या संजय राउत सबसे ताकतवर नेता है? मैं ये नहीं मानता हूँ। मैं पार्टी का एक छोटा सिपाही हूँ, सैनिक हूँ।
जरूर पार्टी में मेरा एक स्थान हमेशा रहा है। जिस स्थान पर मैं बैठा हूँ ये सामना की संपादक की कुर्सी है और मैं उस कुर्सी पर लगभग 35 साल बैठा हूँ। छोटी उम्र में मुझे बाला साहब ने यहाँ बिठाया था और यहाँ जिस कुर्सी पर आप बैठे हो वहाँ कभी कभी बाला साहब आकर बैठते थे मेरे साथ। उनके मार्गदर्शन में मैंने काम किया है, पार्टी का नेतृत्व मुझे दिया बाला साहब ने। तो हमेशा मेरी पार्टी के प्रति एक वफादारी रही, मेरी निष्ठा रही, ठाकरे परिवार के साथ एक निष्ठा रही। जरूर पार्टी के 2 टुकड़े कुछ लोगों ने कर दिए हैं, लेकिन उससे पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। कुछ एमएलए चले गए, कुछ एमपी चले गए, लेकिन आपने देखा होगा अंधेरी के उपचुनाव में चिन्ह नहीं रहा हमारे पास, हमारा पार्टी का नाम नहीं रहा। फिर भी लगभग 70,000 लोगों ने आकर नए चिन्ह के ऊपर शिवसेना को मतदान किया है। अगर चुनाव होता ठीक तरीके से, बीजेपी खड़ी रहती या वो शिंदे गुट के लोग खड़े रहते, तो हम 1 लाख से भी ऊपर ज़्यादा मतों से जीत जाते वो चुनाव। अच्छा। हाँ जरूर, 70,000 वोट तो हमें ऐसे ही मिले हैं। बात ऐसी है कि महाराष्ट्र में लोग आज भी एक ही शिवसेना है। ठीक है, चुनाव आयोग ने कुछ निर्णय दिया होगा, लेकिन शिवसेना जो है वो उद्धव ठाकरे जी की है, जो बाला साहब ठाकरे जी की है। कुछ लोग शिवसेना की ताकत को खत्म करना चाहते थे महाराष्ट्र से और दिखाना चाहते, देखो हमने क्या किया, जो हमारे खिलाफ जाएगा उसका ऐसे हाल होगा। लेकिन महाराष्ट्र की जनता बाला साहब ठाकरे के साथ, उनके परिवार के साथ ही रहेगी। हर चुनाव में आपको यही ताकत दिखेगी। ये आप कह रहे हैं सर, लेकिन दूसरी तरफ जो एकनाथ शिंदे का गुट है, जिन्होंने बाला साहेबांची शिवसेना उन्हें नाम मिला, दिन ब दिन तो और सांसद जुड़ते जा रहे हैं। अभी गजानन कीर्तिकर भी जुड़े हैं उनमें। जाने दो ना। जनता नहीं जा रही है, पब्लिक नहीं जाएगी, शिवसैनिक नहीं जाएगा। जिनके मन में स्वार्थ है, कुछ सरकार है, सरकार के साथ जुड़े हुए कुछ कामों का हिसाब किताब रहता है, ठेकेदारी होती है और कुछ होता है, डर रहता है, वो जाएंगे। जनता नहीं जाएगी। आप देखिए, मैं बोल रहा हूँ, आप देखिए। राउत सर, शिवसेना के बारे में हमने अब तक सुना है, पढ़ा है और देखा है कि ठाकरे परिवार के लिए सबसे ज़्यादा आदर होता है। लेकिन जो लोग यहाँ से वहाँ गए हैं, शुरुआत में उन्होंने कहा था कि हम ठाकरे परिवार के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अब जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, आदित्य ठाकरे हों, अब तो उद्धव ठाकरे के ऊपर भी वो टीका टिप्पणी करने लगे। बात ऐसे है भाई कि बाला साहब ठाकरे रहते हुए भी पार्टी में 2-3 बार फूट पड़ी है और वो लोगों ने भी हमारे ऊपर, कभी कभी बाला साहब के ऊपर भी क्रिटिसाइज किया है, करते हैं। लोगों को जाने के लिए कारण चाहिए, तो कारण क्या होता है? हमारे ऊपर क्रिटिसाइज करो, हमारे ऊपर पत्थर मारो। अब उनको भूल जाना चाहिए। देखो, एक तो बात ऐसी है कि अगर आप पार्टी से टूट गए हैं ना, आप अपनी पार्टी बनाओ और हमारे साथ, हमारे खिलाफ खड़े रहो। लेकिन हमारी शिवसेना, हमारा चिन्ह, ये तो कोई उनको पीछे से कंट्रोल कर रहा है, रिमोट कंट्रोल चल रहा है उनका। अब मौजूदा हालात पर बात करते हैं। हाल ही में हमने देखा आदित्य ठाकरे जी को राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में वो चलते हुए नजर आए। लेकिन इस सबके बीच अब एक नया मुद्दा सामने आया है सावरकर जी को लेकर। उसे लेकर बैकफुट पर है। अगर बात करें, आपको लगता है कि आप लोग बैकफुट पर हैं? क्योंकि हम नहीं बैकफुट पर। आज ही मैंने कहा है कि हमको, कल उद्धव ठाकरे साहब ने भी कहा है, वीर सावरकर का मुद्दा हमारे लिए बहुत अहम है। हमने हमेशा वीर सावरकर जी का विचारधारा को माना है, हिंदुत्व, अखंड हिंदुस्तान, यूनाइटेड हिंदुस्तान को माना है। वीर सावरकर के बारे में इस प्रकार की जो टिप्पणी की है, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। और अगर ये कोई भारत जोड़ो यात्रा का एजेंडा नहीं था ना, भारत जोड़ो यात्रा का एजेंडा क्या है? महंगाई है, बेरोजगारी है, देश में जो लोकतंत्र खत्म हो रहा है उस बारे में है। लोगों में जागरूकता लाना, ये एजेंडा है। वीर सावरकर आने की क्या जरूरत है बीच में? हमने तो कल पूरी तरह से कहा, देखिए ये हमें मान्य नहीं है और इस मुद्दे पर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में दरार पड़ सकती है, ये हमने कहा है। उसके बाद आज बहुत से बड़े कांग्रेस नेताओं के साथ हमारी बातचीत हो गई, हमें वहाँ से भी फ़ोन आ गए, लेकिन हमें मंजूर नहीं है, ये ज़रूरत नहीं है। हमारे महाराष्ट्र में वीर सावरकर के बारे में लोगों के मन में आदर है, लेकिन
जो भारतीय जनता पार्टी या और पार्टी के लोग जो कर रहे हैं ना, वो तो ढोंग है। वीर सावरकर कभी भी भारतीय जनता पार्टी के आदर्श पुरुष नहीं रहे। अगर आप आरएसएस का इतिहास देखें तो हमेशा वो लोगों ने वीर सावरकर के ऊपर क्रिटिसाइज किया है, तिरस्कार किया है। गोलवलकर गुरु जी के आप इंटरव्यू देखिए, कभी नहीं वीर सावरकर को माने ये लोगों ने, कभी नहीं ये लोग मानते। अचानक राजकीय स्वार्थ के लिए सड़क पर उतर गए हैं। हमको मालूम है वीर सावरकर की विचारधारा बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा स्वीकार की, और पार्टी का जो हिंदुत्व का हमारा जो चेहरा है वो भी वीर सावरकर की विचारधारा के ऊपर ही खड़ा रहा और जरूर रहेगा, क्यों नहीं। आखिरी सवाल सर ये है, आपने हाल ही में कहा कि 2024 में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री उनका होगा, लेकिन आज आप ये कह रहे हैं कि अगर ये मुद्दा इसी तरह से चलता रहे तो महाविकास आघाड़ी पर भी इसका असर पड़ सकता है। हाँ, मैंने कहा है और ये सच है। ऐसे जो मुद्दे हैं उसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। आप अपने मन में रखिए। देखिए, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार बनी थी तो उसमें ऐसे कोई लोग शामिल थे जैसे रामविलास पासवान जी हो या डीएमके हो या और कोई हो, तो कुछ मुद्दे को हमको दूर रखना पड़ा। जैसे राम मंदिर वाला मुद्दा था, अटल जी ने दूर रखा। समान नागरिक कानून वाला मुद्दा था, अटल जी ने दूर रखा। 370 का मुद्दा था, अटल जी ने दूर रखा। विवाद वाले मुद्दे को हमने दूर रखे थे, सरकार चलानी थी। वैसे हमारे लिए वीर सावरकर का जी का मुद्दा है ना। ऐसे मुद्दे अगर आपको गठबंधन में काम करना है, एक अघाड़ी में काम करना है, तो कुछ मुद्दों को आपको टच नहीं करना चाहिए। तो कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा इस पर? नहीं, देखिए ऐसा है कि महाराष्ट्र के हर कांग्रेस नेता हो या उनके लिए ये तो एम्बारसिंग होती है ये बात, कि महाराष्ट्र में सावरकर के लिए एक आदर है, रिस्पेक्ट है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो कई सारे मुद्दे हों, चाहे वो आर्थर रोड जेल का मुद्दा हो या फिर शिवसेना के मौजूदा हालात का मुद्दा हो या राज्य के अलग मौजूदा हालात का मुद्दा हो, संजय राउत हर मुद्दे पर जवाब देते हुए नजर आए। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।